क्यों होती है ऐसा? इस कहानी के पीछे एक ही उद्देश्य है, क्योंकि जो डायरेक्शन है आपके करंट की वो ऑलवेज फिक्स है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस और सीयूटी के जो लेक्चर सीरीज चल रहे हैं उसमें हमारे यूनिट 1 कंप्लीट हो चुके हैं एंड नाउ आई विल स्टार्ट द यूनिट 2 in this lectures, and the name of this unit is current and electricity, which is the most important for your CUT examination, and everything is covered in this topic in this lecture, which is the most important part of the CUT examination. अब इस चीज को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, थ्योरी, डेरिवेशन, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, बहुत बड़े से हैं, बट उसमें से कंसाइज जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका टाइम भी सेव हो सकता है और एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कॉम्पैक्ट मटेरियल तैयार किया गया है टाइम सेव करने के लिए और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न पर बनाया गया इस मटेरियल को। इसलिए ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इस टॉपिक को किस तरीके से कवर करना है। टू सेव द टाइम हम लोगों ने कंसाइड कर रखा है इसको। एंड देन द फर्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक करंट। देन इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि बहुत फेमस सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें डायरेक्शन से होता है बट वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों होती है ऐसा? इस कहानी के पीछे एक ही उद्देश्य है, क्योंकि जो डायरेक्शन है आपके करंट की वो ऑलवेज फिक्स है तो डायरेक्शन बट ऑलवेज फिक्स, सो दैट इट विल ट्रीट इट एज ए स्केलर क्वांटिटी। मस्ट बी रिमेंबर, वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। So now the first is definition is there. Electric current, the rate of flow of charge with respect to time. एक बात यहाँ पर respect to time is called current. बहुत basic fundamental current. When through a cross section delta Q charge passes in the time delta T. बहुत ही small time के लिए बहुत ही small charges को pass किया, then जो एवरेज करंट को डिफाइन किया जाए वो होगा आपके पास I एवरेज इक्वल टू dq अपॉन dt। बहुत बेसिक बात है, इसके लिए बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज या पासेज थ्रू द चार्ज एंड स्मॉल टाइम या पर यूनिट टाइम, तो उसी को आप कह सकते हो करंट है। इंस्टेंटेनियस करंट, जैसा आपने 11th की क्लासेस में पढ़ते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आप उसमें कहते हो एट पर्टिकुलर टाइम टी पर, किसी फिक्स टाइम टी पर जब आप किसी चीज को निकालते हो तो जो आपके स्मॉल चेंजेस है ये इनडिफिनिट जो चेंजेस हैं वो आपके डिफिनिट चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरीवेयर, इंस्टेंटेनियस का मतलब एट पर्टिकुलर टाइम, कोई चीज आपकी मूव कर रही है तो आप पर्टिकुलर किसी टाइम पे बात कर रहे हो, इट मींस जो डेल्टा टी है वो टेंड्स टू जीरो। एक्जेक्टली जरूरत नहीं होता, टाइम्स टू जीरो कर लेते हो, तो इसका मतलब होता है कि आपका T2 T1 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। एंड देन I इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी। इफ फ्लो इज यूनिफॉर्म, देन अगर आपके पास जो चेंज है, जो चार्ज की जो फ्लो है बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो एवरी टाइम से आपका क्यू क्यू आ रहा है तो आप कह सकते हो कि क्यू अपॉन टी इसी रेट से आपका करंट चल रहा है। बहुत बेसिक बात है। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करंट से रिलेटेड, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत फेमस हो चुका है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीयूटी भी इसकी तरफ देख तो रहा होगा कि ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाए कि इट्स ऑफ डायरेक्शन, करंट है द डायरेक्शन बट इज ए स्केलर क्वांटिटी। द वेरी फेमस क्वेश्चन इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम दिस टॉपिक, ओके। एंड देन नाउ द पार्ट इसका प्रॉपर्टी 2, its SI unit is ampere, it's have no problem, the basic fundamentals, and CGS unit is EMU and is called biot or AB ampere, okay। 1 ampere is equal to 1 upon 10 biot is equal to AB ampere। ये कुछ ऐसे कन्वर्जन्स है जो नॉर्मली आपके नजर में होनी चाहिए, ऐसे एग्जामिनर कभी इसको टारगेट नहीं करेगा, बट फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस पॉइंट को आपके साथ लेके आते हैं कि आप इस पर भी ध्यान दीजिए। नाउ फॉर ए गिवन कंडक्टर डज नॉट चार्ज विथ चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। कंडक्टर के केसेस में ये बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि चार्ज ही सरफेस पे होता है, तो इसलिए वहां पर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें डायरेक्शंस देखिए
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ ही जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, वही आपके पास डायरेक्शन ऑफ चार्ज का भी है। एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और नेगेटिव चार्ज टूवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है। करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, फिक्स करंट की डायरेक्शन है, ये चार्ज इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज के अवे नेगेटिव चार्ज से अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज की टूवर्ड्स इसका करंट का डायरेक्शन है। And the electric field direction is always to the direction of current. Okay, and so that the direction of current, the conventional direction of current is taken to be the direction of flow of positive charge that is filled in a opposite to the direction of flow of the negative charge. यही वाली बात जो आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वही पॉइंट्स यहाँ पर रिटर्न में लिखा हुआ है। चार्ज एज शोन बिलो, ठीक है। करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अलग से भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये बात आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन हो सकते हैं इस तरीके से, ऑप्शन होगा कि करंट इज ए, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन होगा आपके पास ए स्केलर, दूसरा ऑप्शन होगा आपके पास वेक्टर, सी ऑप्शन होगा आपके पास स्यूडो, ठीक है, एंड डी ऑन ऊपर होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इन सब में थोड़ा सा केयरफुली रहना, ये वाले क्लिक करना, ये वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी। सो दैट द नेक्स्ट पेज इज टाइप ऑफ करंट। टाइप ऑफ करंट की बहुत सिंपल सी बात है, अल्टरनेटिव करंट एसी है एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ वेरीज विद टाइम। अगर आपके पास एसी करंट है तो एसी करंट का आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मींस ये एक साइनोसोडल वेव की तरह है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। एज रेक्टिफायर इट विल ट्रीट एज ए डीसी। तो डीसी करंट के लिए अभी दिखाया जाएगा आपको सिंबल, तो हीटिंग इफेक्ट ओनली, इट्स सिंबल इज दिस वन, ओके। एंड देन go for the next page without wasting your time, just I'm explaining every important points there. डायरेक्ट करंट का मतलब होता है डीसी करंट, ठीक है। पल्सेटिंग ds like this one and so that it will convert into the dc, ठीक है। इन्वर्टेड लिखा हुआ है, इन्वर्टेड ये एसी और डीसी। तो इस केस में आप देख रहे हो कि ये सीधा एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, ये डीसी करंट। इसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, shows heating effect, chemical effect and magnetic effects of current. Current can change, current can show the effect of chemical effect दिख सकता है, आपको magnetic effect दिख सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हीटिंग, केमिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स, जो करंट की इफेक्ट है वो ये सारे करंट में दिख सकते हैं। अब इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी चलती है कि टेस्ला नाम का एक साइंटिस्ट था। इसमें टेस्ला साइंटिस्ट ने, टेस्ला से पहले ये चीज आपकी डीसी बहुत फेमस थी, ठीक है। एंड देन इसके बाद ही आया एसी वाले, और एसी टेस्ला लेके आए हैं, और टेस्ला की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी की पूरी दुनिया में सप्लाई इजी हो सकी, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए एसी करंट ही पॉसिबल है, डीसी से आप सर्विस नहीं दे सकते। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, कंपनी ये सब नहीं चल पा रही थी। बट इसके केसेस में देखा जाए, लोग कहते हैं कि एसी करंट बहुत खतरनाक है, बट इन जनरल ये IRMS वैल्यूज होती है, इसलिए उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा होती है। बट इन द केस ऑफ डीसी द डायरेक्ट करंट है, इसकी RMS होती नहीं है, तो ये भी इसके कंपैरिजन में ये खुद भी डेंजरस होती है। सो दैट कोई भी अगर ओपन वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, प्लीज अवॉइड टू टच, उसको टच मत करिए, उसके पास मत जाइए, क्योंकि बहुत तेजी के साथ करंट फ्लो करता है उसमें, और वो आपका हाई वोल्टेज की वजह से अफेक्ट कर सकता है बॉडी को। क्योंकि ह्यूमन बॉडीज के साथ भी सभी चार्जेस होते हैं, आप देखोगे जितने भी टच फोन है, मोबाइल्स है, सब आपके हाथ से चल रहे हैं। इवन ये देखो कलर भी चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं? क्योंकि चार्ज है इस सरफेस पे, इसकी इफेक्ट से। चार्ज नहीं होगा तो ये नहीं चलता। सो दैट द सिंबल इज, इट्स सिंबल इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे देखो
सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव। यहां से आप करंट को फ्लो करा सकते हो, पॉजिटिव से टर्मिनल से निकालो, नेगेटिव टूवर्ड्स द लोड। ओके, एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट, द करंट इन द डिफरेंट सिचुएशंस। सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन इज देयर ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मैकेनिक्स का पार्ट है जहां पर आप ट्रांसलेटरी और ऑसिलेटरी चार्ज को स्टडीज करते हो। ऑसिलेटरी में ऑसिलेट करता है चार्ज, ठीक है, ट्रांसलेटरी में चार्ज ट्रांसलेट करता है। इफ n particle each having the charge q passes through a given area in time t, then I is equal to nq by t। ठीक है, nq by t इन जनरल चार्ज के फॉर्म में, जो पहला लेक्चर था चैप्टर 1 का, यूनिट 1 के फर्स्ट चैप्टर में ही आपने q इज इक्वल टू ne और ne इज इक्वल टू i इंटू टी, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ। वहां पे आपने कहा था करंट इज इक्वल टू ne अपॉन टी। ठीक है, तो यहां से अगर आपका सिंगल चार्ज है n केवल 1 होगी या n इक्वल टू समथिंग, तो i इक्वल टू जो भी आपके पास NET है, यहां पर इस चार्ज को लिया गया है हैविंग चार्ज i इक्वल टू nq upon t। If n particle each having a charge q per second per unit area, the current associated with cross sectional area A is equal to I n q into A। ठीक है, I is equal to q n into A। And then if there are n particles per unit volume each having charge q and the moving with velocity v, the current through the cross section A is equal to I is equal to n into q into A। ठीक है, I is equal to n q v into A। तो करंट के केसेस में जब आप एरिया की बात कर रहे हो तो ये आ रहा है, जब वॉल्यूम की बात करते हो तो ये आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली ही आप इसके सारे इक्वेशंस को याद रखनी है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है और इस फार्मूले से पूछा जा सकता है कुछ भी। अब बात आती है ड्यू टू द रोटेशनल मोशन, रोटेटरी मोशन ऑफ द चार्ज। इफ ए पॉइंट चार्ज q इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r विथ स्पीड u। ठीक है, रेडियस आपके पास r दे रखा है और यहां पर स्पीड u, द फ्रीक्वेंसी म्यू, ठीक है, एंगुलर स्पीड इज ओमेगा एंड द टाइम पर यूनिट t इक्वल टू, देन करस्पॉन्डिंग करंट I इक्वल टू q इंटू v। ठीक है, करस्पॉन्डिंग करंट I इक्वल टू q इंटू v एंड दिस इज इक्वल टू q अपॉन t। एंड q इस फ्रीक्वेंसी की जगह पर आपने इसको चेंज किया 2 पाई r इंटू v। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई r बाई v, तो t की जगह पर आपको रखना है 2 पाई r इंटू v। 2 पाई r इंटू v नहीं, सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी होना चाहिए f, जिसको आप म्यू कहते हो, म्यू। ठीक है, एंड दिस म्यू इज कन्वर्टेड टू दिस वन एंड q ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, q जो आपका v बाई r है, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको चेंज किया एंगुलर वेलोसिटी के साथ में। तो ये जो रिलेशन है आपके पास करंट का, करंट I इक्वल टू q ओमेगा बाई 2 पाई, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये रिजल्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है कि करंट के साथ ये रिलेशन भी होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये R है, इस R के साथ ये Q है और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मूव कर रहा है और इसकी वजह से ये वैल्यूज आपके पास आ गई। तो यहां पर ये चीज जब आप रोटेटरी मोशन की बात करते हैं तो रोटेटरी मोशन के केसेस में आपका एंगुलर आ जाएगा वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी बोथ, एंड देन यू कैन यूज दिस रिलेशन। तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी और 2 पाई म्यू। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। थर्ड पॉइंट्स, व्हेन ए वोल्टेज V applied across a resistance R, current flows through the conductor I is equal to V by R. Also by the definition of power I is equal to P by V। ठीक है, यहां पर R आपके पास रेजिस्टेंस है, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, आपको पहले से पता होगा।
तो V इक्वल टू आई इंटू आर से ये रिलेशन है, और इसी को आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली देखते हैं ना, इस रिलेशन। तो I इक्वल टू वी बाई आर, एंड जो यहां पे कंडीशन गिवन है I की वैल्यूज के साथ, पावर को डिफाइन किया I इक्वल टू पी बाई, ठीक है। एंड देन करंट I फ्लो करता है, रेजिस्टेंस इसमें R दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली ये इक्वेशंस है। इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, जस्ट एसी सर्किट को रिप्रेजेंट करता है कि एसी करंट आपको यहां से फ्लो कर रहा है, इसके अकॉर्डिंगली ये रेजिस्टेंस। एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड इज देयर द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर कि करंट जिस तरीके से आपका स्केलर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी उसी तरीके से आपका वेक्टर क्वांटिटी है। सो दैट वी कैन से द करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड इक्वल टू द करंट पर यूनिट एरिया surrounding that point. Remember, area is normal to the direction of charge flow. Our current passes through that point. Current density at point P is given by J is equal to di upon dA into normal component of this one. If the cross section area is not normal to the current, the cross sectional area normal to the current is accordance with the following figure will be dA cos theta. So in this situation, current density J is equal to di upon dA into cos theta. That is di is equal to J dA cos theta, or di is equal to J dot A, then I is equal to integration. Sometimes कुछ जगहों पे जो करंट आपके पास डिफाइंड है, इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट ds भी यूज करते हैं। दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट द सरफेस एरिया, इस केस में भी अगर आपने इसको चेंज करने की कोशिश करी तो चेंज कर सकते हो आप। ds cos थीटा ओपन करो, इसको आप कर सकते हो di इक्वल टू j, ठीक है, एंड ds cos थीटा, ये टर्म आ जाएगा। तो बेसिकली आपको एक मेन फार्मूला याद रखना है, I इक्वल टू दिस, इट मींस J इक्वल टू I बाई A। करंट पर यूनिट एरिया इज द करंट डेंसिटी। अगर आप वेक्टर को यूज करते हो तो आप यहाँ पर डायरेक्शन यूज कर सकते हो। तो जो करंट है वो तो आपका स्केलर हो गया यहाँ पर, क्योंकि J डॉट ds दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर हो जाएगा, स्केलर के हिसाब से चल सकते हो। इफ द करंट डेंसिटी J इज यूनिफॉर्म फॉर ए नॉर्मल क्रॉस सेक्शन A, देन I इक्वल टू dA, ठीक है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट ds इक्वल टू J डॉट ds, and so that current density J is equal to this one, ठीक है। तो करंट डेंसिटी J की जो वैल्यू है I बाई A, जो मैंने आपको अभी बताया I बाई A, वही रिजल्ट है यहाँ पर। SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशन इज L स्क्वायर T की पावर -2। अब यहाँ पे जो आपका एरिया आता है, एरिया से रिलेटेड कुछ कहानी मैंने आपको बहुत अच्छी बताई हुई है कि यहां पर जो एरिया है उसको किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो। जो आपके पास डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम था, यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहां पर आपका डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पहला सिस्टम आपके पास है दिस वन, ये है आपके पास कार्टेशियन, ठीक है। दूसरा आपके पास है स्फेरिकल, और तीसरा आपके पास है यहां पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है, जो आपका रिजल्ट दे रखा है, आप एज्यूम कर सकते हो वहां पर x, y और z के साथ, ठीक है। और इस स्फेरिकल में आप देख सकते हो r, थीटा एंड फाई, ठीक है। और इस केस में अगर आप सिलेंड्रिकल में देखते हो तो यहां पर मिलेगा रो, फाई एंड जेड, ये। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आपको एरिया निकालना होता है तो आप स्मॉल एलिमेंट ऑफ ds ये लिख दो, यहां पर लिख दो x dx प्लस y dy प्लस z
एंड डी जेड। ठीक है, ऐसे ही आप इसके में लिखते हो, आप इसके लिए लिखते हो आप डी एल इज इक्वल टू डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप एंड प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। ठीक है, जब इस कंडीशन में आप आते हो तो यहां पे आप लिखते हो डी एल इज इक्वल टू डी रो रो प्लस आर, ठीक है, डी फाई फाई कैप रो एंड प्लस डी जेड जेड कैप। ये कोऑर्डिनेट्स, इस कोऑर्डिनेट के सभी सिस्टम से जब आप बात करते हो तो एरिया निकालने के लिए आपको एनी 2 पॉइंट्स चाहिए होता है। फॉर द एरिया ऑफ 2 एक्सिस एक्स ऑफ वाई की कंडीशन में आप निकालते हो इस दोनों के साथ, तो आप क्या करोगे यहाँ पर डी एक्स एंड डी वाई और एक्स क्रॉस ऑफ वाई। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई और जेड कंपोनेंट के साथ। ऐसे ही जब आप इस एरिया की आप बात करते हो यहां पर, तो किसी भी दो का अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ आर और थीटा कैप के साथ, तो इस कंडीशन में आप इसका 2 मल्टीप्लाई कर देते हो आर डी आर इंटू डी थीटा एंड आर कैप थीटा कैप ही ना, एंड गो टू द फाई कैप। तो इस तरीके से एरिया आप इसी तरीके इसका भी निकाल सकते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट से किसी भी दो कंपोनेंट्स का एरिया आप चाहे किसी कार्टेशियन में जाके बात करिए, ठीक है, या आप किसी स्फीयर में बात करिए या आप किसी सिलेंडर में बात करिए, तो एरिया जो आपके करंट डेंसिटी की बात कर रही है, जब करंट का फ्लो कराओगे आप किसी के साथ भी, तो जो करंट डेंसिटी है आई बाई ए ये निकाल रहे हो आप, या आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस। अब ये जो कंपोनेंट है आपके पास डी एस का या एरिया का, वो इनमें से डिपेंड करेगा कौन सा प्लेन आप यूज कर रहे हो, ये कोई सा प्लेन जो यूज करोगे आप उसके अकॉर्डिंगली जाएगा ये। ठीक है, तो ये सिस्टम है आपके पास। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जब भी करंट फ्लो कराना, चाहे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी आप एरिया निकालते हो, पहली क्लासेस में आपने ये भी देखा था कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी जो आपने एरिया निकाला है, ये एरिया भी इस सभी कोऑर्डिनेट के साथ है, इसीलिए मैंने सभी के साथ लिख दिया, और इसी अकॉर्डिंगली आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी आपको यूज करना है। ठीक है, और इसी का कोरिलेशन आप देखते हो कि आगे भी आपके पास किससे होता है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये फॉर्मेट होगा। और इन जनरल कर्ल ग्रेडियंट से जो डाइवर्जेंस कन्वर्जन है उसके लिए कहो बहुत बेसिक बात है यहाँ पर कि जो यहां से आप जाते हो, अगर आपके पास क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस है, तो ये कर्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर वेक्टर ऑपरेटर आपके पास है और यहाँ पे वेक्टर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास, ठीक है, डॉट होगा, डॉट कन्वर्टेड इन द डाइवर्जेंस। ये दो बेसिक चेंजेस होंगे। और रही बात ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट आपका डेरिवेटिव जो होते हैं यहाँ पर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये इसमें कन्वर्ट ग्रेडियंट में, तो देन द फंक्शन ऑफ दिस वन, ये एक्स जेड के साथ चला। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा पार्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है और ये रूल सारा इतना यूज करना है, सो दैट मैंने ये सर्किट में दे दिया, आपको जो इस्तेमाल करना आप कर लेना। आगे चलते हैं इसके लिए, करंट डेंसिटी इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि करंट डेंसिटी इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज व्हेन यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज through a cross section normal to it as I is equal to q n q a v। ठीक है, तो j is equal to I by a वेक्टर n कैप। डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं, करंट डेंसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्शन वेक्टर के फॉर्म में है, तो दैट आप यहाँ पे चाहो तो नॉर्मल कंपोनेंट भी दिखा सकते हो अगर आपने डायरेक्शन ले लिया तो, अदरवाइज इसके साथ भी दिखा सकते हो। करंट डेंसिटी j is equal to, ये वेलोसिटी के टर्म में है आपके पास, j is equal to NQV and this is equal to V and rho, where rho is the density, rho क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो इस फंक्शन में आप देख सकते हो, दैट इज करंट डेंसिटी एज अ पॉइंट इक्वल टू द प्रोड्यूस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विथ वेलोसिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस एट दैट पॉइंट।
करंट डेंसिटी इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। करंट डेंसिटी रिलेट्स विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, एंड यहां पर सिग्मा आपके पास जो गिवन है यहां पर सिग्मा इक्वल टू 1/ρ इंटू ई, ये चीज याद कर सकते हो। वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड रो इज रेजिस्टिविटी, ये बात याद रखना आपको, क्योंकि यहां भी रो है यहां भी रो है, बट यहां पर क्या है, ये आपकी रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है और सिग्मा आपके पास कंडक्टिविटी की। कई बार आप देखते होंगे कि जब आप गॉस लॉ के इलस्ट्रेशन में बात कर रहे थे तो आपके पास डेंसिटी को ऐसे इसको लाइन चार्ज डेंसिटी कहा गया था, सिग्मा को आप सरफेस चार्ज डेंसिटी कह रहे थे, ठीक है, और रो को आप कह रहे थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये सभी चार्ज डेंसिटी है इस टर्म में, और इसी सिंबल में इसी चैप्टर के अगले ही चैप्टर में आप इसको यूज कर रहे हैं सिग्मा एंड रो, ये आपके पास है कंडक्टिविटी और इसको आप कहते हो यहां पर रेजिस्टिविटी। तो ये दो सिंबल यहां पर यूज करते हैं, सो दैट जो पॉइंट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस किए जा रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज को सिंप्लीफाई करके लिखा गया है, सिंप्लीफाई करके आपको दिया जा रहा है। तो इसमें आपको ऐसे करना है कि एक एक पॉइंट्स को बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस करना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहे हैं यहाँ पर और डिस्कस भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये चीज आपको याद रखना है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो करंट डेंसिटी है, जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर है, सॉरी करंट है। तो करंट एंड करंट डेंसिटी दोनों में डिफरेंट को रिप्रेजेंट करेगा और उसके हिसाब से आपको उसको देखना है। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी J इज सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके की लाइन में 3-4 आ सकती हैं, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, करंट डेंसिटी के ऊपर स्केलर रखते हैं, वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म दैट इज E इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, करंट density will be the constant, also sigma is equal to constant। जब आपने करंट को कांस्टेंट कर दिया तो आप कह रहे हैं कि J इक्वल टू सिग्मा E में करंट डेंसिटी फॉर्म J इक्वल टू लिख दिया ना इसको वेक्टर के फॉर्म में। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये चीज कांस्टेंट है और आपके पास ये भी, अगर आपका ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों, तो ये भी कांस्टेंट हो जाए, ये कह रहे हैं आप। अगर आपकी करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर द कांस्टेंट, द केस ऑफ सिग्मा इज आल्सो कांस्टेंट। इसी केसेस में द कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल, a metal consists of a lattice of fixed positively charged ions in which billions and billions of the free electrons are moving randomly at speed which at room temperature that is 300 Kelvin. In accordance with the kinetic energy theory of gases is given by Vrms is equal to 3 kT by m and this is equal to 3 into ये वैल्यूज है यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की 1.38 10 टू द पावर माइनस का 23, ठीक है। एंड ये वैल्यूज आपके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की है, जिसको आप कह सकते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास जो Vrms रूट में 3 kVT बाय m जो आया हुआ है, ये आपके पास वॉल्यूम के लिए है या 3D के लिए, 3D केस में या वॉल्यूम केसेस में। अब यहां पर अब कोई बेसिक सी बात है, अब किसी एग्जामिनर का बिल्कुल मन ही ऐसा है कि नहीं ये क्वेश्चन बच्चों से गलत करवाने हैं 12th के, तो ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन इसे बुलाएगा एवरेज Vrms है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, इन KTG काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर 2 डायमेंशन लास्ट में लिखते हैं ताकि वहां तक कोई पहुंचे ना। ऑप्शन ए होगा आपके पास रूट में 3 kVT बाय m, ऑप्शन बी होगा आपके पास रूट में
2 kVt बाई m। ऑप्शन सी होगा आपका रूट में, ठीक है, रूट में kVt बाई m। एंड डी ऑप्शन होगा आपके पास रूट में, ठीक है, 8 पाई kVt बाई m, या इस तरीके से इक्वेशन ऐसे भी होगा 8 kVt बाई पाई इंटू ये चीज। तो इस दोनों में आपको बहुत बेसिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो। जब 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो 2 kVt होगा, क्योंकि इन जनरल इस तरीके से होगा। तो बेसिक जो आप 3D में करते हैं वो गलत हो जाएगा यहाँ पर, इससे बच के रहना, ये बहुत बार बार एग्जाम में गलती कराई जाती है। और ये वाले आपका मोस्ट प्रोबेबल का है, ये इसमें नहीं जाएगा। आरएमएस की वैल्यू वही है। तो जो जनरल आरएमएस की वैल्यूज है आपके पास वो होता है रूट ऑफ डी kVt बाई m, ये वाले रिजल्ट, वेयर d इज द डायमेंशन ऑफ d इक्वल टू 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। ठीक है। द रैंडमली मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल coincide with the light is and follow a zigzag path। zigzag का मतलब रैंडमली, जो रैंडम मूव कर रहे हैं पाथ एज सोन इन फिगर। तो ये है जिगजैग पाथ, कभी इधर कभी उधर, आगे पीछे हर तरफ जा रहे हैं, तो ये मूव कर रहे हैं टाइम के साथ। तो जिगजैग पाथ का मतलब आगे पीछे ऐसे भी, ठीक है, कैसे भी ये मूव कर सकते हैं, इनकी डायरेक्शन होगी। ओके, एंड देन को इस तरीके का ये मोशन है जिगजैग मोशन। तो इसी तरीके से ये फ्लो करते हैं, तो जिगजैग मोशन करते हैं यहां पर। however in the absence of any electric field due to this random motion, the number of electrons crossing from left to right is equal to the number of electrons crossing from right to left, so that the net current through a cross section will be zero। तो जो नेट करंट है आपके पास इस क्रॉस सेक्शन की वजह से वो जीरो होगा, बिकॉज ऑफ लेफ्ट टू राइट रैंडम मोशन है, जितना इधर जाएंगे उतना अपोजिट। so that when an electric field is applied inside the conductor due to the electric force, the path of electron in general becomes curved, parabolic instead of straight line, and electrons drift opposite the field। फिगर बी, अभी फिगर दिखेगा आपको। ड्यू टू दिस ड्रिफ्ट the random motion of electrons gets modified and there is a net transfer of electrons across a cross section resulting in a current। तो बी सेक्शन में आपके पास ये भी मिल गया था। तो ये थोड़ा सा कर्वी सरफेस दिख रहा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं मूव कर रहा है वो, ये कर्वी सरफेस है। इसी को वो कह रहे हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन मूव नहीं करता, थोड़ा कर्व सरफेस का रैंडम मोशन है, कर्व सरफेस है, एक दूसरे के साथ जाकर के उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। And then drift velocity in the important section is what? Drift velocity is the average uniform velocity acquired by free electrons inside a metal by the application of an electric field। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ मेटल। अब कोई मेटल का पीस है, इसके अंदर जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी होगी किसी चीज की, जो भी कर्वीय सरफेस है यहाँ पर, ये जो भी है जैसे भी मूव कर रहे हैं, तो इनकी जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है, वी एवरेज कह सकते हो, दिस इज द वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इनसाइड द मेटल बोला हुआ है, इनसाइड द मेटल, बिल्कुल नोट्स की तरह है, बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट रीड करते हुए चल रहे हैं, आना पेपर में इसी में से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power माइनस का 4 मिनट। कई बार ये ऑर्डर पूछा जा सकता है, इन जनरल क्वेश्चन बनता नहीं है,
बट किसी किसी एग्जामिनर्स के दिमाग में ये बात होती है कि डेटा भी पूछा जाए, तो इन सच केस यू कैन बी आस्क द क्वेश्चंस कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ मेटल, तो 10 to the power minus 4 milli per second as compared to the thermal speed 10 to the power minus 5 meter per second of the electrons at room temperature is suppose for a conductor. ये वर्ड बार बार यूज किया जाता है रूम टेम्परेचर बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार ऐसा होता है कि ये आपके पास रूम टेम्परेचर से हाई या लो टेम्परेचर पे जाने के बाद इसके बिहेवियर रेजिस्टिविटी के चेंज हो जाते हैं. ओके, एंड सो दैट जब भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि रूम टेम्परेचर आपके पास है. ठीक है, रूम टेम्परेचर के केस में 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड एंड 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, ये दो डेटा दिया हुआ है. ठीक है, द ऑर्डर ऑफ दिस वेरी स्मॉल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, इट इज द ऑर्डर ऑफ फॉर कंपेयर्ड. ठीक है, इज टू थर्मल स्पीड वेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. A is the area of cross section, V is the potential difference across the conductor, A is the electric field inside the conductor, and I is the current density, and J is the current density. ठीक है, I is the current, J is the current density, and rho is the specific resistance, and the sigma is the conductivity. Then sigma is equal to 1 upon rho, already होता है. Then current relates with the drift velocity as I is equal to NE A into VD. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पर आपके पास आ गया है कि आई इक्वल टू जो करंट डेंसिटी है वो एन ई, ठीक, एन ई ए इंटू वी डी. ये बात आपको याद रखनी है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इसको कैसे आप यूज करते हैं. सो दैट द वेलोसिटी एज दिस वन वी कैन आल्सो राइट वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ई इंटू ए. This is equal to J by NE, and this is equal to sigma E upon NE, and E upon rho NE, then V upon rho L NE. ठीक है, तो यहां पर जो वर्ड्स चेंज कर रहे हैं वो E इक्वल टू वी वाई जो नॉर्मली D होती है उसको उन्होंने वी वाई एल लिखा हुआ है, इस लेंथ की वजह से इसको यूज कर रहा है, और ये रिजल्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, तो आपको पास ये फार्मूला याद रखना चाहिए यहां पर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जो ये रिलेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये रिलेशन वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ई इंटू ए एंड जे इक्वल टू जे अपॉन एन ई. दिस इज इक्वल टू सिग्मा, जे की वैल्यू सिग्मा ई, एन तो एन ई है हमारे पास. देन ई इक्वल टू जो आपके पास बाकी जो रिजल्ट है इसको कन्वर्ट किया ई अपॉन रो एन इंटू ई. ठीक है, सो दैट और भी देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. फर्स्ट वन इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यहां पर देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल इज अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज करंट डेंसिटी J इक्वल J, एंड जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E. That is greater the electric field, larger with the drift velocity. तो ये U की जगह पर आप इसको VD यूज कर सकते हो as a drift velocity. Greater the electric field, larger with the drift velocity, then VD is proportional to E. If diameter of a conductor is double, then drift velocity electron inside it will not change because independent of this diameter. When a steady current flow through a conductor of non-uniform cross-sectional area, drift velocity varies inversely, ठीक है, inversely with area of the cross section. तो यहां पर आप जो आप VD की बात करते हैं इज प्रोपोर्शनल टू 1 by A. तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स आपके सामने नोट करके दिए गए, ये सभी पॉइंट्स आपको रिपीट करके याद रखना है और यही चीज आपके लिए यूजफुल होगी. इसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे की तरफ चलना है. रिलैक्सेशन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. रिलैक्सेशन टाइम इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं. टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन इन द मेटालिक लैटिस इज द डिफाइंड एज द रिलैक्सेशन टाइम टाउ इक्वल टू मीन फ्री पाथ अपॉन RMS
ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स अब यहां पे लेमडा आपके पास क्या है, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, ठीक है, और ये VRMS है। तो इस केस में आपका टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाउ इक्वल टू लेमडा अपॉन VRMS, ये रिजल्ट। क्लियर? विथ राइज इन टेम्परेचर VRMS इंक्रीजेस कॉन्सिक्वेंटली टाउ डिक्रीज। अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके साथ, VRMS के साथ, तो वो क्या करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक इंक्रीज करती, दूसरी वेरिएबल डिक्रीज करेगी। एक वर्ड और इंपॉर्टेंट यहां पर वर्ड आया, मोबिलिटीज। इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन म्यू इक्वल टू VD by E। तो आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है म्यू इक्वल टू VD by E, ये इससे बहुत शानदार रिलेशन है। इट्स यूनिट इज मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, राइट। एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट पेज इज ओम्स लॉ, वेरी फेमस लॉ, ओम्स लॉ बहुत ही फेमस है, इजी भी है, फेमस भी है। When the physical circumstances of the conductor, length, temperature, mechanical strain, etc. remain constant, then the potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through it। तो जैसे ही आपके पास इस टर्म में जो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल आपका B है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस R है, तो इसमें करंट फ्लो करेगी I। डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस इट विल बी टेक द सम करंट VB माइनस VA इक्वल टू V, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया। तो इस केस में वो कह रहे हैं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट इसमें से फ्लो करना है। तो वेरी सिंपल, इट्स नो प्रॉब्लम, इट इज ओके। एंड V इज इक्वल टू I इंटू R और V अपॉन I इक्वल टू R, ठीक है, where R is the proportionally constant known as the electric resistance। इस केस में आप देख सकते हो कि यहां पे जो स्लोप निकाला इन्होंने, ठीक है, V इक्वल टू अगर I R की बात करते हो तो जो R की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, ठीक है। तो यहां पर क्या है, tan थीटा की वैल्यू, जो पोटेंशियल डिफरेंस V तो है, V बाई I इक्वल टू R। इवन अगर आप इस बात को भी देखते हो कि अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I में अगर आप प्लॉट करते हो तो ये भी ग्राफ सेम ही आएगा, बट स्लोप विल बी द चेंज। जब आप स्लोप की बात करोगे, जब वहां पे चेंज करा आपने tan थीटा इक्वल टू, तो आप कहोगे यहां पर डेल्टा I अपॉन डेल्टा P एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई R की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू 1 बाई R के टर्म में यूज किया जा सकता है और उसी हिसाब से आप इसको यूज करोगे, करेक्ट। यहां पर आपके पास R दिख रहा था, इसीलिए I1 भी है। कहीं कहीं ग्राफ आपको V बाई I के टर्म में दिख जाएगा, तो वहां पर जो स्लोप आपके पास गिवन है वो 1 बाई R में कन्वर्ट हो जाता है। Where R is proportionally constant known as the electric resistance। ohmic resistance, Ohm's law is not universal law। पहले इन्होंने बोल दिया भाई कि Ohm's law आपका यूनिवर्सल लॉ नहीं है। The substance which obey Ohm's law is known as ohmic substance at different temperature VI curve, ठीक है, are different। VI कर्व के साथ R डिफरेंट है तो वो आपको डिफरेंट मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको लेके चल सकते हो, ठीक है। तो दो डिफरेंट स्लोप्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। अब टेम्परेचर की वेरिएशन बात करते हो, एक T1 और T2 के साथ 1 और 2, तो थीटा 1 थीटा 2 है। इस केस में आप कह सकते हो कि जो R1 है वो T1 के साथ है, हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हाई, एंड R2 आपके रिलेशन में है, इस तरीके से। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या होगा, ये एंगल बढ़ती चली जाएगी, ये एंगल बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे जैसे आपके पास IV कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो आपने देखा कि एंगल बढ़ती चली जाएगी, स्लोप की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके।
ये बात अलग है कि उसका रीजन क्या है। वो जो उसमें रेजिस्टिविटी, जो आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, उसमें से जो फ्लो ऑफ होल्स हैं उसकी नंबर ऑफ संख्या को इंक्रीज करने के लिए। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, द डिवाइस आर सब्सटेंस विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, फॉर एग्जाम्पल गैसेस, क्रिस्टल, ठीक है, रेक्टिफायर्स, हार्मोनिक वैल्यूज, transistors etc are known as the non-ohmic or non-linear conductors. For these VI curve is not linear. While the rate of change of voltage to the change in current is known as dynamic resistance. Very important. ये चीज आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट आ गई है कि वो डायनामिक रेजिस्टेंस है, मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक जो भी रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल हो सकते हैं और वो डायनामिक रेजिस्टेंस हो सकते हैं। सो दैट द रेजिस्टेंस आर T इक्वल टू V अपॉन I एंड दिस इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। ये में क्या रेजिस्टेंस, इसमें कांस्टेंट है। तो क्रिस्टल रेक्टिफायर के केसेस में देख रहे हैं कि आपको अलग अलग एक ग्राफ ये मिल रहा है कि किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। और इस केस में A जो आपके पास V और I का प्लॉट्स है वो देखो नॉन ओमिक का, ओमिक का मतलब क्या होना चाहिए था, उसको आपके पास ये जो ग्राफ है, ठीक है, V का और I के साथ ये कैसा होना चाहिए था, ये सो दैट while the R dynamic is equal to delta I upon delta R, delta V upon delta I is equal to 1 upon 10 pi, the dynamic resistance. Some other non-ohmic resistance, the non-ohmic graphs are as follows. The crystal rectifier केसेस में आप देखो ये नॉन ओमिक है, इधर से जा रहा है, ये तो ओमिक हो जाएगा, ये नॉन ओमिक होगा। इस तरीके से स्लोप के फॉर्म में आप लीजिए। सेमीकंडक्टर का देखो कैसा इस तरीके से करंट और वोल्टेज किस तरीके से फॉलो कर रहा है। ऐसे ही आप देख लो टार्च बल्ब की केसेस में ये इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो सेमीकंडक्टर हुआ, टार्च बल्ब है, आपका क्रिस्टल रेक्टिफायर है, तो इस तरीके की चीजें नॉन ओमिक है और ये चीज इस तरीके से फ्लो करेगी। सो दैट कि हमारे पास जो थर्मिस्टर है उसके बारे में देखते हैं। The thermistor is heat resistive device, though the resistivity is very high, which may be the positive or negative. Thermistors are usually prepared from the oxides of various metals such as the nickel, iron, copper, cobalt, and etc. These compounds are also semiconductors. The size of thermistor is very small. The thermistors are generally in the form of bits, disc or rods. A thermistor differ from an ordinary resistance in the following way. कैसे अलग है भाई, आप देखते हैं इसमें। The resistance of thermistor change very rapidly with change in the temperature. Therefore, the temperature coefficient of resistivity of a thermistor is very high. ठीक है। सेकेंड पॉइंट से क्या डिफरेंस है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, ऑफ ए थर्मिस्टर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहां पे तो बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट भी चीजें हैं कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे थर्मल जो कोफिशिएंट है वो भी याद रखना आपको कि क्या होती है, यहाँ पर जो आर वाली वैल्यूज आती है ना, ठीक है, आर इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, इस तरीके से। तो ना अल्फा की रेजिस्टिविटी जो होगी यहाँ पर वो डिफरेंस रिलेटिव्स के साथ जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों रेंज डिफरेंस होता है अपन। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आपको दिख रही है, इसके अकॉर्डिंगली ही हमारे पास इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर आर यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल टेम्परेचर, ठीक है, चेंजेस एंड टू मेजर very low temperature, approximate 10 Kelvin. तो आपके पास 1 सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन, 0 पर 273 का, और ये 10 केल्विन है, इट मीन्स 0 से बहुत नीचे है,
200 सेंटीग्रेड के आस, बहुत लो टेम्परेचर। आप सेंटीग्रेड के फॉर्म में देखेंगे तो इस केसेस में इसकी वैल्यूज बहुत लो है। टिपिकली थर्मिस्टर कैन इजिली मेजर्ड इट चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ 10 टू द पावर माइनस का 30 सेंटीग्रेड। सॉरी, यहां पर ये है थोड़ी सी इसमें गलती है, 10 to 30 centigrade. Yes. Thermistor are used to safeguard the filament of temperature fixtures tube of a television set as the against the variation current. Against in the variation current. Resistance R. Resistance को देखते हैं कि क्या है. Resistance is a very simple part. The property of substance by virtue of which is opposed the flow of current through it is known as the resistance. It is due to the collision of electron with ion or atoms of the conductor while the define the towards the positive ends of the conductor. Very nice. For a conductor, L is equal to length of conductor, A area आपके पास given है, and the cross section of conductor N is the number of free electrons, and per unit volume conductor tau the relaxation time, then the resistance of the conductor is R is equal to, ठीक है, ये बहुत important है कि resistance R is equal to rho L by A, ये कहानी है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस फार्मूला ये, एग्जाम में बहुत मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है, जहां पर रो आपकी जो रेजिस्टिविटी है, दिस इज इक्वल टू एल सिग्मा बाय ए, ये इसकी कंडक्टिविटी है, बिकॉज रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/c। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि m अपॉन एन स्क्वायर टाउ एल बाई ए, जो रो की वैल्यू है मास अपन मालूम में, आप एन स्क्वायर टाउ को नोट कर सकते हो, रिलैक्सेशन टाइम के साथ ही आ जाती है। Where rho is the resistivity of the material of the conductor, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी। और इन जनरल एक सिंपल सा रिलेशन आपने देखा होगा, एम ए इक्वल टू क्यू इंटू ई, दोनों ही फोर्स हैं, दोनों इक्वल कर सकते हो आप, तो एम वी बाई टाउ इक्वल टू क्यू इंटू ए। यहां से अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर बात करता हूं तो एन ई अपॉन एम और इंटू टाउ, ये एक रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वहां नहीं दिखाई दे रहा था, वो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। यहां पर भी ये रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर और ओम, ठीक है। 1 ohm is equal to volt upon ampere is equal to 10 to the power 8 EMU of the potentials and 10 to the power minus का 1 EMU of the current, then 10 to the power 9 EMU of resistance. Dimensional formula is ml square t के power minus 3 a के power minus 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैंने वो फार्मूला दिया, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस थ्रू ए के पावर माइनस 2, ये दोनों ही चीज आप याद रखना कि भाई एक आपके पास डायमेंशन क्या होती है रेजिस्टिविटी की, वो वाली, और इसका इस फार्मूला, ये दोनों ही एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको तुम रट जाना, ये बार बार पेपर में पूछे जाने वाली चीज। एंड सो दैट आपके पास ये है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज वेरी नाइस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज व्हाट? कंडक्टेंस इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस and known as the conductance. G is equal to 1 by R, its unit is 1 by omega or omega power minus as a Riemann or Riemann. Slope tan theta is equal to I by V is equal to 1 by R is equal to C. This is equal to tan theta. And in such case, the dependence of resistance of a conductor depends on the following factors. First one is length of the conductor R is proportional to L. Okay, for example, conducting wire having the resistance R is cut into the two equal parts, so the resistance of each part will be the 1 R by N.
जितना आप पार्ट कट करोगे उतना n बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, so दैट यहां पर जो लेंथ आपके पास है इसको दो पार्ट में कट कर दीजिए, एरिया को कम कर देंगे तो लेस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मोर रेजिस्टेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस बिकम लेस। अगर आपने उसको कम किया तो वो कम हो जाएगी, ज्यादा करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा किया तो कम, कम किया तो ज्यादा। ओके, एंड देन material of the conductors. The resistance of a conductor also depend upon the nature of material. ठीक है, the different materials has the different resistance because each material has the different resistivity. यहीं पर वो बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जो आपने करंट, ये वोल्टेज वर्सेस करंट की जो ग्राफ प्लॉट किया था आपने, ये R की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, ये सिर्फ सेम मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। इट मीन जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल है, जैसे जैसे आप मटेरियल को चेंज करते जाओगे वो R की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी, R की वैल्यूज भी आपकी चेंज होती हुई चली जाएगी। ओके, एंड देन जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को चेंज करोगे वो वैल्यूज आपकी चेंज होती चली जाएगी। डिफरेंट मटेरियल्स हैव द डिफरेंट रेजिस्टेंस, बिल्कुल ठीक बात है। तो जो V इक्वल टू I इंटू R है, यहां पर R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो फॉर द सेम मटेरियल्स। अगर आप मटेरियल को चेंज करेंगे तो R चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर R इज इक्वल टू m upon n square tau into L by A, where R is proportional to L by tau. When a metallic conductor is heated, the atoms in the metal vibrates with a greater amplitude and the frequency about their mean positions. Consequently, the number of collisions between the free electrons and atoms increases, and the result of this relaxation time tau and increases the value of resistance R. तो R की वैल्यूज क्या होती है, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी। तो रेजिस्टेंस के केसेस में जब आप देखते हो कि ये आपके पास रेजिस्टिविटी R है, ठीक है, और उसके केस में जब भी आप इसको बढ़ाना चाहोगे तो एट हायर टेम्परेचर समथिंग इंक्रीज, कुछ न कुछ यहाँ पर इंक्रीजेस मिलेगी आपको। और अगर रिलैक्सेशन टाइम की हम बात करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम के साथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, L by L के साथ अलग है। Where R naught is equal to resistance of conductor at 0 centigrade Kelvin, 0 centigrade. RT is the resistance of the conductor at T centigrade. Alpha and beta temperature coefficient of resistance, the unit per centigrade, then RT is equal to R naught 1 plus alpha T plus beta square. For T is greater than 300 centigrade and RT is equal to R naught 1 plus alpha T. For T is less than or equal to 300 or alpha is equal to RT minus R naught upon R naught into T. ठीक है, अब यहां पर दो कंडीशंस आपके पास गिवन है। फर्स्ट वन की R1 and R2 are the resistance at T1 and T2 centigrade respectively, then R1 upon R2 is equal to 1 plus alpha T1 upon 1 plus alpha T. ठीक है, 1 plus alpha T1 upon 1 plus alpha T2. The value of alpha is different at the different temperature. Temperature coefficient of resistance, average temperature is equal to range T1 this and T2 this is given by alpha is equal to this R2 minus R1 upon R1 T2 minus T1, which gives R2 is equal to R1 1 plus alpha T2 minus T1. This formula gives the approximate value. तो ये फार्मूला आपका बहुत अप्रोप्रिएट है। R2 is equal to, ठीक है, R1 एंड ब्रैकेट्स में आपके पास 1 प्लस अल्फा एंड T2 माइनस T1, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट। बट यहां पर जो अल्फा की वैल्यूज गिवन आपके पास है वो R2 माइनस का R1 अपॉन R1 एंड T2 माइनस का T1, ये रिजल्ट। तो इस कॉम्बिनेशन को आपको याद रखना है इस एग्जाम के पढ़ने से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है आपके पास R0 की वैल्यू इस ग्राफ में,
और ये है T सेंटीग्रेड और ये है पास RT. So that the resistance according to the potential difference is very nice. Resistance according to the potential difference, the resistance of a conductor body is not unique but depends on its length and area of the cross section. That is how the potential difference is applied. Then length of V and length of A. Area of cross section A into C. Area of cross section V into C. Okay. And the resistance R is equal to R V upon A into C. ये small r है. And the resistance R is equal to A upon B cross C. तो यहाँ पर दो अलग अलग लेंथ दे रखे हैं. लेंथ C के केसेस में आप देखते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंटू V. सो दैट यहाँ पर V है, ये रो है, A है और C है. ये सब कंडीशन देख रहे हो. V रो अपॉन A, C एंड B. जैसे जैसे आपको एरिया मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली इसके आपका वैल्यूज मिल रही है. तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू A अपॉन B क्रॉस C एंड रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R C बाई A. ओके, तो इस तरीके से आप रिजल्ट्स को देख सकते हैं. देन ठीक है. ओके, तो आज की इस क्लास में हम लोग यहां तक डिस्कस कर रहे हैं. अगली क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इस पार्ट में जो करंट एंड जो इलेक्ट्रिसिटी और करंट है आपके पास, और इस टॉपिक का जो मेन पार्ट्स है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, आर की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं. और नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, देन हाउ कैन एडिट एंड हाउ कैन सॉल्व द सर्किट गिवन सर्किट में. तो जैसा आपने सी में कई बार चीजों को नेग्लेक्ट किया था बैलेंस पोटेंशियल की वजह से, वैसा आर में भी दिखेगा. हम सेम एग्जांपल्स यहाँ भी लिखाएंगे सी और आर को, और सीरीज और पैरेलल दोनों की चेंज कॉम्बिनेशन होते हैं, ये आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस. तो आज की क्लासेस में यहीं तक. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.